जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये वो प्रेरणादायक लाइनें जिनसे स्वदेश के प्रति प्रेम की एक भावना जागृत होती है। ऐसे महान कवि, राष्ट्रीय कवि श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी की आज जयंती है और उनकी इस जयंती को मनाने के लिए रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार ने एक ऐसी शख्सियत से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमान जगदीश चंद्र जी, सेवानिवृत्त लेक्चरर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय महोदय जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक जानना चाहते हैं महोदय जी, जिस प्रकार से आपकी फील्ड पॉलिटिकल साइंस आपका विषय रहा, एसएस और इंग्लिश विषय को भी आपने अपने अध्यापन कार्यकाल में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी, तो किस प्रकार से काव्य विधा की तरफ आपका मन बना, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। किस प्रकार से आपने इस काव्य विधा, लेखनी, साहित्य की तरफ अपने कदम बढ़ाए जी। एक्चुअल में एक घटना ने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। एक दिन स्कूल में वैकेंट पीरियड के अंदर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें एक लड़की ने इसलिए आत्महत्या की कि उसके पिता के पास शादी के लिए दहेज में देने के लिए पैसे नहीं थे जी। तो उससे मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और मैंने निश्चय किया इसके विषय पर कुछ लिखूं और समाज तक पहुंचाऊं। वो मेरी पहली रचना थी दहेज के ऊपर। उस रचना की 2 लाइनें हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। हेज एक इसी बीमारी जिससे तंग दुनिया सारी, लड़की की ले ली इसने जान, हाय रे वो थी नादान। इसकी आखिर में मैंने जो समाज को मैसेज दिया जी, वो कहा, समाज के ठेकेदारों उरे सिन ध्यान कर लो, नारी हो लक्ष्मी घर की इसका सम्मान कर लो, माया जब आनी जानी मन में तुम ज्ञान कर लो, जगदीश तू भजन बना दे उस तक आवाज़ पहुँचा दे, कहते जिसे भगवान, हाय रे वो थी नादान। क्या बात, बहुत सुंदर। इसके बाद मैंने समाज के जितनी भी बुराइयां, लगभग हर बुराई को छुआ है। जैसे शराब की जी समस्या है, भ्रूण हत्या है जी, क्या नाम, लिव इन रिलेशनशिप का तो करंट टॉपिक है जी, अभी मैंने लिखा है जी, और संस्कारों के ऊपर बहुत लिखा है। और आजकल के जो माँ बाप की दुर्दशा हो रही है, जो वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं जी, उनमें माँ बाप रह रहे हैं, इसके ऊपर भी मैंने लिखा है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब भी विश्व में क्रांति हुई है, किसी देश में कोई वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, वो सब क्रांतियाँ इस प्रकार की वैचारिक और काव्य रचनाओं के द्वारा और साहित्यिक जो लेखनी के जो पुरोधा हैं उनकी वजह से इस प्रकार की क्रांतियों का आगाज़ हुआ और जिन्होंने बहुत बड़ा एक परिवर्तन, रिवॉल्यूशन लेके आए, जिससे उन सब बुराइयों पर कुठाराघात भी किया गया और उनसे समाज को एक नई दिशा और दशा प्राप्त हुई। उन बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होने के बाद माननीय जगदीश चंद्र जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि पहली आपकी रचना दहेज प्रथा पर थी, जानना चाहते हैं वो ऐसी क्या पीड़ा थी जिसने आपको झकझोर के रख दिया कि आपको इस विषय पर लिखना पड़ा? कोई ऐसी घटना जो आपके दिल के बहुत करीब और जिसकी वजह से आपको ये लेखनी लिखनी पड़ी? 88 की या 89 की न्यूज़ थी ये। चंडीगढ़ की में थी वो लड़कियाँ, चंडीगढ़ की लड़की थी और ये सत्य घटना पर आधारित है। तो इसलिए मैंने उन दिनों में फिर ये पहली कविता लिखी। उसके बाद क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्य समाज से रहा है, मेरा गांव आर्य समाजी है, हर वर्ष आर्य समाज का प्रचार होता था। मैं प्रचार को बहुत ध्यान से, छोटा सा था जब सुनता था तो नेचुरली उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर पड़ना ही था। लेकिन आजकल जो
मैं देख रहा हूँ उसका प्रभाव भी बहुत ऊपर है। इसीलिए मैंने इन हर समस्याओं को, समाज की बुराइयों के ऊपर लिखा है। और देशभक्ति के ऊपर मैंने करतार सिंह सराभा जी, उसके कुछ शब्द सुने थे जी। जब उसके गले में फांसी का फंदा डाला जा रहा था जी। तो जेलर ने पूछा कि फांसी से भयभीत तो नहीं है? तो कहने लगा, अरे बगावत ही मैं क्यों करता अगर फांसी का डर होता। क्या बात? बगावत ही मैं क्यों करता अगर फांसी का डर होता, चढ़ा देता माँ के चरणों में अगर और शर होता। क्या बात है। तो नमन ऐसे शहीदों को, वीरों को। बिल्कुल, लेकिन ऐसे इन वीरों को भुला दिया गया है। वैसे तो 7,32,000 क्रांतिकारियों को 1857 से और 1947 के बीच 90 वर्ष की अवधि में जी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन बहुतों कुछ ही नाम हमारे को पढ़ने पड़ते हैं। राजेंद्रनाथ लाडी, अशफाकुल्ला खां, मदनलाल ढींगड़ा, मास्टर चापेकर बंधु, मास्टर अमीचंद, इनका बहुत कम नाम लिया जाता है। जी जी। केवल हम राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल पंडित जी, इनको ही अमूमन याद करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा योगदान था उन दूसरे क्रांतिकारियों का भी। जिस प्रकार से आपने बताया कि आर्य समाज परिवार से आपका ताल्लुक़ रहा है और वहाँ की जो वैचारिक क्रांति आपके विचारों में आई और उस विचारों की क्रांति ने कुछ नया करने के लिए आपके मन को भी झकझोरा, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके विचारों ने आपके मन स्थल पर प्रभाव डाला? एक्चुअल में आर्य समाज एक बहुत सभ्य समाज है। ये तो दुर्भाग्य है कि ये अब आर्य समाज ख़त्म होता जा रहा है जी। उन्होंने समाज की ये जो पाखंड है ना, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है जी। पाखंड ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया एक्चुअल में जी। तो पाखंड के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया जो है ना इसमें फैला दिया गया, तो जिसके कारण ये देश बहुत पीछे चला गया। माननीय जगदीश चंद्र जी, जिस प्रकार से चर्चा के दौरान आपने बताया कि अभी निकट भविष्य में आपकी एक पुस्तक आने जा रही है, उसका विमोचन होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। किस प्रकार की वो पुस्तक है और किस प्रकार की बुराइयों पर आपने उस पर कुठाराघात किया है और किस तारीख में और कौन इस पुस्तक का विमोचन करेंगे? जी, ये पुस्तक है, इसका उनका नाम है काव्य त्रिवेणी जी। इसमें देशभक्ति, सामाजिक रचनाएं और आध्यात्मिक रचनाओं का संग्रह है ये जी। मैंने देशभक्ति, जिन वीरों ने इस देश की खातिर कुर्बानी दी है जी, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाया है, और जिन बच्चों ने, खास तौर से मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी की जी। वो उसका नाम था छोटे बच्चे बड़े बलिदानी जी। उसके पढ़ने के बाद मैंने उन बच्चों के ऊपर भी कविता लिखी जो 14, 15, 16 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में शहीद हो गई। उनकी 2 लाइनें आप प्लीज़, क्योंकि अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो उन छोटे बच्चों के बलिदान जो किए हुए हैं गुमनाम बच्चों ने, उनकी अगर 2 लाइनें हमारे साथ साझा करें। आओ आज याद करें उन बच्चों की कुर्बानी, इतिहास में अपनी बहादुरी की जो छोड़ गए अमिट निशानी। आओ आज याद करें संत जोरावर और फतेह सिंह, संत जोरावर और फतेह सिंह बिल्कुल नादान बताए, लड़ाई में गए बिछुड़ पिता से रसोइये के घर आए, धन के लालच में उसने वो गिरफ्तार करवाए, मुगल अन्यायी शासक ने से आदेश सुनाए, जिंदा इनको द्वार में चढ़के, जिंदा इनको द्वार में चढ़के ख़त्म करो जिंदगानी। आओ आज याद करें। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक की उम्र केवल 6 वर्ष और दूसरे की उम्र केवल 9 वर्ष, जिंदा उनको दीवार में, ऐसी जघन्य घटना की मिसाल जो है विश्व इतिहास में केवल इकलौती है। बहुत बड़ी बात और बहुत प्रेरणादायक आपने एक घटना कविता के माध्यम से बताई। माननीय जगदीश चंद्र जी, जिस प्रकार से आप विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर कुठाराघात करते हैं,
जिस प्रकार के आपने संस्कारों की बात करी, जिस प्रकार से आपने वृद्ध आश्रम की बात की, आज वृद्ध व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। उनकी पीड़ा को भी आपने अपनी कविता के माध्यम से बताया। उस कविता की 2 लाइनें दर्शकों तक छोड़े चले ताकि वो विचार करें, उन युवाओं तक वो मैसेज जाए और वो अपने जीवन में, अपने आचरण में कुछ सुधार कर सकें, ताकि हमारे जो वृद्ध जन हैं उनका सम्मान हो सके और वो अच्छा जीवन यापन कर सके। जी, एक्चुअल में इस कविता को मैंने एक घटना के देखने के बाद बिहार हाई कोर्ट के अंदर केस आया। उस एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जी। उसमें कहा बेटे से मुझे खर्चा चाहिए जी। तो बेटे को सम्मन करके वहाँ बुला लिया गया। तो उसने, जज ने कहा उसको, भैया आपके पिताजी को खर्चा चाहिए जी। तो उसने कहा मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है इसके पास। तो उसके पिताजी को बोला, फिर आप क्यों पैसा खर्चा मांगते हो? नहीं सर, मुझे 100 रुपये महीना हर महीना दे ये लड़का, ऐसा नहीं एक भाई 1 वर्ष का 1200 रुपये मुझे इकट्ठे दे, ताकि मैं जिस दिन ये पैसा देने आए वो मैं इसके दर्शन कर सकूँ। हाँ, इसलिए मैंने ये रचना लिखी। क्या बात है। अब कदर रही ना घर में जीवन के अंत सफ़र में, आज मात पिता की जिंदगी फंसगी क्यों बीच भंवर में। अब कदर रही ना घर में जीवन के अंत सफ़र में, आज मात पिता की जिंदगी फंसगी क्यों बीच भंवर में। दर्शन को तरस रहा हूँ, दर्शन को तरस रहा हूँ, कब दिल की प्यास बुझेगी, दिन कट जाता रो रो कर, कैसे या रात कटेगी। जगदीश पांचाल अब तो दुनिया से गया उबर में, आज मात पिता की जिंदगी फंसगी क्यों बीच भंवर में। क्या बात है, बड़ा मार्मिक चित्रण आपने कविता के माध्यम से किया। और जिस प्रकार की आपने एक सत्य घटना बताई कि एक माता पिता जिस बच्चे को जन्म देने के लिए विभिन्न प्रकार की मन्नतें मांगता है, विभिन्न मंदिर द्वारे भटकता है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और जब वो पुत्र रत्न उन माँ बाप को छोड़कर उनसे मुंह मोड़ लेता है, बड़ा पीड़ादायक वो विषय होता है। निश्चित तौर पर समाज अगर इस प्रकार से चलेगा तो पतन निश्चित है उस समाज का। निश्चित तौर पर युवा साथियों को और जो उस परिवार के संगठन के रूप में जो पुत्र वधू आई हुई हैं उनको भी विचार करना चाहिए। जब एक माता पिता अपने बच्चों के साथ 25 वर्ष तक इकट्ठे रह सकते हैं, ऐसा क्या विषय होता है कि शादी के तुरंत बाद वो माँ बाप उन बच्चों को बोझ लगने लग जाते हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़े लाड चाव से, जिस प्रकार से राजा अपने बच्चों को राजकुमार के रूप से पालता है, लालन पालन करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा करता है, फिर वो क्यों उन बच्चों को वो माँ बाप, वृद्ध माँ बाप किस प्रकार से बोझ लगने लगते हैं। निश्चित तौर पर समाज किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा चिंतनीय और सोचनीय विषय है। आइए इस समाज को बचाएं, इस सोच को बदलें, उन माँ बाप की, उन बुज़ुर्गों की कदर करें। वो हमारे पास एक अनमोल गहना है, उस गहने को सजो कर रखने की आवश्यकता है, तभी वो समाज और देश को हम नई दिशा और दशा दे पाएंगे। माननीय जगदीश चंद्र जी, आपने बहुत गहरी सामाजिक बुराइयों पर गहरा आपने कुठारा किया है लेखनी के माध्यम से। आपकी इस जो नई पुस्तक है काव्य त्रिवेणी, आपने नाम बताया, त्रिवेणी 3 पेड़ों को मिलकर किसी एक जगह लगाते हैं तब त्रिवेणी का रूप रहता है। तो आपने भी इसको त्रिवेणी शब्द काव्य त्रिवेणी कहा, और इसमें एक आपकी एक ज्वलंत मुद्दे पर भी आपने कुठाराघात किया। लिव इन रिलेशनशिप विषय पर भी आपने एक काव्य रचना के माध्यम से कुठाराघात किया। उसके बारे में थोड़ा बताइए माननीय जगदीश चंद्र जी। एक्चुअल में क्योंकि इस विषय पर
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उनके खिलाफ हम नहीं बोल सकते कुछ भी जी लेकिन मैं अपने मन की पीड़ा तो व्यक्त कर ही सकता हूँ। जी ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसमें न कोई जिम्मेवारी है, बस केवल एक ही मकसद को लेकर है, कुछ दिन तक इकट्ठे रहे, जब जी किया जब छोड़ दिया तो ये समाज के लिए बहुत घातक है जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ फैसला ये कैसा आया, फैसला ये कैसा आया, बिन शादी के रहना साथ क्यों वैध ठहराया, फैसला ये कैसा आया। मेरे प्यारे भारत में ऐसे संस्कार नहीं थे, संबंध अपनी मर्जी के कतई स्वीकार नहीं थे, बनाया करते जोड़ी परिजन सोच समझ कर, पलट दे निर्णय उनका कोई परिवार नहीं थे, पूरी जिंदगी रहे अमन से, पूरी जिंदगी रहे अमन से, ना अहम टकराया, फैसला ये कैसा आया, फैसला ये कैसा आया। वैसे तो 4 अंतरे हैं इसमें, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी। वतन के रखवालो ये परिपाटी बंद कराओ, आड़ कानून की लेकर मत बेटी मरवाओ, शर्म और हया देश में, शर्म और हया देश में कहीं ढूंढे ना मिलेगी, और कितनी श्रद्धा के तुम टुकड़े बनवाओ, जगदीश पांचाल गहना औरत का, जगदीश पांचाल गहना औरत का, मर्यादा बतलाया, फैसला ये कैसा आया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जगदीश चंद्र जी, जिस प्रकार से आपने काव्य त्रिवेणी के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर, विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर कुठाराघात किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है निश्चित तौर पर, लेकिन इतिहास गवाह है, जहाँ पहुँचे ना रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि एक ऐसा स्वतंत्र प्राणी होता है जो अपने विचारों की क्रांति से हर समाज के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करता है, और उस समाज और देश को सोचने और विचार करने पर मजबूर करता है। निश्चित तौर पर कोई भी फैसला सही भी हो सकता है, उस पर पुनर्विचार भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की आपने जो लेखनी की है उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, और आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए दिल से बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। आइए हम सब मिलकर देश के सुप्रसिद्ध कवियों को हम याद करें, उनकी जयंती पर उनको नमन करें, और इस प्रकार के साहित्यकारों और कवियों के सानिध्य में बैठकर उन कविताओं का आनंद उठाएं, उन वैचारिक क्रांति को समझें, उस वैचारिक क्रांति में जिएं, और उस वैचारिक क्रांति के माध्यम से समाज और देश को एक नई दिशा और दशा प्रदान करें। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।